नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका कंपटीशन कम्युनिटी का युवा रोजगार यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने में रेलवे से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम करा रहे हैं आपको, और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग देख भी रहे हैं और अच्छा लग रहा है। रिवीजन आपका हो रहा होगा, तो उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्रम में आपका ये अगला वीडियो है मेरी तरफ से आपके लिए। तो और ये मॉडर्न इंडिया का वीडियो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता कहाँ की थी। अब देखिए, महात्मा गांधी एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था, उस सत्र का नाम था, ध्यान से समझ लीजिएगा, उस सत्र का नाम था क्या? बेलगांव सत्र। बेलगांव जो कर्नाटक में है। कहाँ है बेटा? कर्नाटक में है। तो महात्मा गांधी एकमात्र सत्र बेलगांव सत्र 1924 में कर्नाटक में इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। महात्मा गांधी ने बेलगांव सत्र का 1924 में यह सत्र हुआ था। कहाँ है ये सत्र? कर्नाटका में है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, 1924 वाला भी पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत को स्वतंत्रता मिलने के दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? अब देखो, जब भारत को स्वतंत्रता मिलने की बात हो रही थी ना, तो उस समय पूरे देश में क्या फैला हुआ था बेटा? दंगा फैला था। क्या था? दंगा फैला। क्योंकि आप जानते हैं कि 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया और पूरे बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में दंगा फैल गया था। उसी दंगे को शांत करने के लिए महात्मा गांधी बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में घूम रहे थे। तो जो ऑप्शन होगा वो बंगाल से रिलेटेड होना चाहिए। तो वो ऑप्शन क्या है? कलकत्ता है। तो यहाँ पे आ गया कलकत्ता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें घोषणा की गई कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं करना चाहिए? तो ये प्रस्ताव जुलाई 1921 में हुआ था, जुलाई 1921 में। क्योंकि आप जानते हैं कि 1920-21 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ और उसी समय 20-21 में ही असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हो गया था। तो ये दोनों आंदोलन लगभग एक कंटेम्प्रेरी चल रहे थे और कभी कभी तो दोनों आंदोलन एक साथ चल रहे थे। और आपको ये भी पता है कि इस खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी ने साथ दिया था, जबकि खिलाफत आंदोलन क्या थे बेटा? हिंसात्मक थे, यानी कि वो हिंसा बेस्ड मूवमेंट था और महात्मा गांधी का हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। बावजूद इसके महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया था, खिलाफत आंदोलन को। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से किन्होंने या किस उदारवादी ने या किस अहिंसक व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था? तो महात्मा गांधी ही थे। और उसी समय और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन के कंटेम्पररी या खिलाफत आंदोलन के समय ही कौन से एक और आंदोलन को चलाया जा रहा था? तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? असहयोग आंदोलन हो जाएगा उसका आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे करते हैं कि महात्मा गांधी को भिखारी के बेस में महान आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया था? भिखारी के बेस में महान आत्मा, देखिए, भिखारी के बेस में महान आत्मा शब्द कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला बेटा? नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल मिला है। इनके किताब गीतांजलि के लिए, किसके लिए बेटा? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक और किताब है गोरा। वैसे इन्होंने बहुत सारे राइटिंग किया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी 3 भाई थे। पहले थे आपके भाई ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनके एक और भाई थे अविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत बड़ा पेंटर थे। तो ये तीनों भाई बड़े ही कला के माहिर व्यक्ति थे और रविन्द्रनाथ टैगोर खुद भी बहुत बड़े व्यक्ति थे। इनको गुरु जी कहा जाता है, गुरुदेव, इनको गुरुदेव कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और इन्होंने भारत के लिए जन गण मन लिखा है और वहीं पे आपने बांग्लादेश के लिए अमार सोनार बांग्ला लिखा है। ये दोनों जो है ना, दोनों देश का क्या है बेटा? नेशनल एंथम है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात थोड़ा सा कर लिया, और भी बात अपन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे और भी है, उसके बारे में बात करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज रिलेटेड टू फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो? मतलब कि इंडिगो को नील की जबरन खेती से संबंधित कौन सा आंदोलन था? तो नील की जबरन खेती से संबंधित और भी आंदोलन है, लेकिन इस ऑप्शन में यह आंदोलन चंपारण है। चंपारण, ये चंपारण क्या है? तो चंपारण वर्तमान में बिहार का क्या है बेटा? जिला है। और एक बात याद रखिएगा कि वर्तमान में बिहार में चंपारण के नाम से 2 जिले हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण
पश्चिमी चंपारण। और पूरे भारत में अब चूंकि चंपारण फेमस है किस लिए, तो चंपारण फेमस है नील के आंदोलन के लिए, महात्मा गांधी के आंदोलन के लिए, महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन के लिए, महात्मा गांधी का भारत में पहला प्रयोग सत्य और अहिंसा के लिए चंपारण फेमस है। लेकिन बाजार में जो चंपारण फेमस है वो चंपारण मीट के लिए है। खैर महात्मा गांधी के से बड़ा मीट तो नहीं हो जाता है, लेकिन महात्मा गांधी चंपारण और भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे उसके बाद का पहला आंदोलन। तो कुछ कुछ बातें मैं पढ़ा चुका हूं पहले से, इसलिए मैं इन चीजों को इस तरीके से बता रहा हूं। तो जो बच्चे आप जानते हैं वो पढ़ चुके हैं तो वो देख लीजिएगा एक बार वीडियो। दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकलने के इनकार करने पर बाहर फेंक दिया, मतलब गांधी जी को बाहर फेंक दिया, वो कौन सा स्टेशन था, तो पीटर मैटिसबर्ग। और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की इस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भी लगी है, याद रखिएगा। और ये फेंकना अंग्रेजों के लिए बहुत ही ठीक नहीं रहा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी इन चीज़ों के लिए लड़ा, जिसको भेदभाव बोलते हैं, काले और गोरे के बीच की कहानी बोलते हैं। तो गांधी जी वहाँ भी खूब लड़े, और फिर जब गांधी जी भारत आए थे यहाँ भी खूब लड़े, और इतना लड़े कि भारत की आज़ादी तक इन्होंने चीज़ों को पहुंचाया। अब इसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और भी है, और ध्यान रखिएगा मेरे पीछे के वीडियो को आप देख जरूर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, युवा रोजगार पे भी पड़े हैं वीडियो, और कंपटीशन कम्युनिटी के मेन पे भी पड़े हुए वीडियो, सारे के सारे वीडियो आप एक बार सर्च कर सकते हैं। कंपटीशन कम्युनिटी के प्ले लिस्ट में जाकर के स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, मेरी तस्वीर दिख जाएगी, और युवा रोजगार पे भी जाकर के आप देख सकते हैं, मेरी तस्वीर दिख जाएगी, नाम से भी सर्च आप कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस घटना से पहले गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे, किस घटना से पहले, तो सेकंड दूसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, और इसी समय गांधी इरविन समझौता भी हुआ, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, ये भी बात जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उससे पहले इरविन जो भारत का उस समय वायसराय था, क्या था बेटा, वायसराय। इसी इरविन समझौते के बाद गांधी जी सेकेंड आरटीसी के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। और उसी सेकेंड आरटीसी के दौरान जब लंदन गए थे तो विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनंगा फकीर कहा था, अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल, जो बाद में जाकर के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ही था। जब वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इटली बनता है, इटली बनता है, क्लीमेंट इटली। तो चलिए ये बातें तो हमने आपको थोड़ा सा बताया, आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की, सत्याग्रह सभा। अब यहाँ पे बात हो रही है 1919 का, तो नाम क्या आ जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। एक बात याद रखिएगा, जब गांधी एरा शुरू होता है ना, तो गांधी एरा के बाद फिर सारे क्वेश्चन गांधी से ही बनेंगे और उसके आंसर गांधी ही होंगे। गांधी एरा में फिर सारे लोग जो है ना गौण हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए गांधी जी को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, खूब अच्छे से, गांधी एरा के बाद अच्छे से पढ़ लीजिएगा मॉडर्न इंडिया को। मॉडर्न इंडिया को ना नॉर्मली एग्जामिनर दो भागों में बांटता है, हम तो नहीं बांटते हैं, एग्जामिनर, एक गांधी से पहले का मॉडर्न इंडिया और एक गांधी के बाद का मॉडर्न इंडिया। जब गांधी के पहले का मॉडर्न इंडिया आता है तो जितने भी क्रांति व्रांति होते हैं सारी बात वहां पे पूछ लिया जाता है, लेकिन गांधी के बाद का जो मॉडर्न इंडिया है ना, वो गांधी से ही पूरा का पूरा छाया रहता है। हाँ, बीच में भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग जरूर आते हैं, उन पर क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन गांधी ही सर्वप्रमुख है उसके बाद। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से शब्द किसने कहे थे, भारतीय राष्ट्रवाद एक कुलीन घटना है, वकीलों और डॉक्टरों और जमींदारों की रचना है। भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में ये बात किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में ये बात है कि ये कुलीन अवधारणा है। कुलीन का मतलब ही होता है भद्र, मतलब कि जो समाज के सबसे ऊपर वर्ग में बैठे हुए लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बुद्धिजीवी जिसको बोलते हैं, बुजुर्गा वर्ग जिसको बोलते हैं, शब्द में बुजुर्गा वर्ग, बुद्धिजीवी, तो इंटेलेक्चुअल जिसको आप बोलते हैं। तो ये शब्द जो है ना ध्यान रखिएगा। तो ये डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, और वैसे भी आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उस समय जितने भी लोग आंदोलन में थे उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसका था, वकीलों का था। ये बात भी आप खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटा दिया था, तो कैसरे हिंद का सम्मान लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, क्योंकि गांधी जी
को जालियांवाला बाग हत्याकांड और उससे पहले जो रॉलेट एक्ट आया था, ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, भारतीय लोगों के लिए और भारतीय लोगों के खिलाफ था। तो गांधी जी को ने रॉलेट एक्ट का विरोध भी किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें भी वो विरोध में थे। तो गांधी जी पूरे चीज़ों को एक बार देख रहे थे खूब अच्छे से, तो उनको कैसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दिया था कि मुझे किसी ऐसे विदेशी से कोई उपाधि नहीं चाहिए जो हमारे देश में हमारे लोगों को मारे और प्रताड़ित करे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 से 1922 में, क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय ही क्या चल रहा था बेटा? असहयोग आंदोलन के समय ही खिलाफत आंदोलन चल रहा था। खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोनों कंटेम्पररी था, दोनों एक साथ लगभग चल रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक पैदल मील की लगभग कितनी यात्रा थी? अब लगभग किलोमीटर में यहाँ पर दिए हुए है, वैसे 240 मील की यात्रा थी, और अगर किलोमीटर में करेंगे तो यहाँ पर 240 दिया हुआ है तो हम 240 टिक करेंगे। किलोमीटर में करेंगे तो गुना 1.5 कर दीजिएगा, जो आएगा उसी के आसपास आंसर हो जाएगा, अगर किलोमीटर में आंसर रहेगा तो। लेकिन अगर मील में आंसर है तो 240 मील था। कितने समय लगे थे? तो लगभग 24 दिन लगे थे, यानी कि एक दिन में 10 मील की यात्रा गांधी जी कर लेते थे। 10 मील की यात्रा यानी कि 15 किलोमीटर की यात्रा कर लेते थे दांडी मार्च तक पहुंचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? अब नेटल इंडियन कांग्रेस फिर से आ गए महात्मा गांधी, और ये बात कहां की हो गई? ये बात हो गई साउथ अफ्रीका की। याद रखिएगा, ये किसकी बात हो गई? साउथ अफ्रीका, यानी कि ये जो नेटाल है जिसको बोलते हैं, है ना, वो कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका में इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन सी भारतीय महिला गई थी? तो भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और एनटीपीसी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थी। आगे बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ दिस इवेंट, मतलब क्रोनोलॉजी में समझाना है तो पहले क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है, आपको पता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है, आपको पता है। चौरा चौरी की घटना सहयोग आंदोलन 1922 में हुआ है, आपको पता है। चौरा चौरी की घटना भी 1922 में ही हुआ है, क्योंकि 1922 में ही हुआ है, क्योंकि 1922 में चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो अब जरा आंदोलन को करते हैं। तो असहयोग और चौरा चौरी, तो पहले असहयोग और तो फिर चौरा चौरी, ए के बाद बी, तो ए के बाद बी, बी हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? डी, तो ये हो गया आंसर सी। क्या हो गया आंसर बेटा? सी हो गया। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी दंगा शांत कर रहे थे, कोलकाता में था। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये भी बात आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये बात अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा प्लीज बेटा। आगे बढ़ते हैं, किसने चंपारण में बताया और उस जगह पर दौरा करने के लिए आमंत्रित, मतलब महात्मा गांधी को किसने? तो देखो, लखनऊ अधिवेशन में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया। किस अधिवेशन में? यहां पे लिखना चाहिए किस अधिवेशन में, तो इसका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन में। और वो व्यक्ति कौन था? तो राजकुमार शुक्ल था। वो व्यक्ति कौन था बेटा? राजकुमार शुक्ल था, जिसने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया, नील आंदोलन को लीड करने के लिए कहा। महात्मा गांधी इनके बुलाने पे चंपारण गए भी और लीड किया भी। उसके बाद बीच में जितनी सारी कहानियां हैं वो कहानियां हैं, लेकिन जो सिंपल पॉइंट का आंसर है वो यही है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया था और लखनऊ अधिवेशन के समय। अगला क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, जस्टिस C.M. ब्रूमफील्ड। और असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया था, जेल भेज दिया गया था। और 1924 में स्वास्थ्य कारणों से इन्हें जेल से छोड़ा गया था, स्वास्थ्य कारणों के कारण। और 1924 में जेल से छूटे और सीधे बेलगांव अधिवेशन के क्या बन गया बेटा? अध्यक्ष बन गया। ध्यान रखिएगा, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बताता हूं कि 1922 में जब महात्मा गांधी ने चौरा चौरी के कांड के बाद
चौरा चौरी कांड के बाद जो गोरखपुर में हुआ था, चौरा चौरी कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था तो महात्मा गांधी पे केस चलाकर उनको जेल में रखा गया था। फिर 1924 में उनको उनके ऊपर में क्या हो गया था, स्वास्थ्य के आधार पर उनको जेल से रिहा कर दिया गया था और 1924 में ही वो बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। 1924 कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन, जो क्वेश्चन पहले हमने आपको करा दिया है। आगे बात करते हैं, किसने कहा भारतीय रेलवे ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाया? किसने कहा था ये बात? तो ये महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी मतलब कि भारतीय रेलवे को, जहां पर ये कहा जाता था कि रेलवे की स्थापना इसलिए हुई है क्योंकि अंग्रेज कच्चे माल को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल भारतीय लोगों से ले सके। दूसरा पॉइंट था रेलवे की स्थापना के पीछे कि अगर कहीं विद्रोह होगा तो जल्दी जल्दी आर्मी ले आएंगे। ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और तीसरा था लाभ कमाना। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अंग्रेजों के पास चल रहा था, उसी में एक जो उनके लिए अगेंस्ट हुआ कि उसी रेलवे में लोग बैठने लगे, एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, बात विचार होने लगा और व्यवस्थाएं समाज में जो है ना एक नई तरीके की विचारधारा उत्पन्न हुई और उस विचारधारा ने अंग्रेजों के लिए एक क्या बोलते हैं साम्राज्य को समाप्त करने में योगदान दिया। तो ये महात्मा गांधी जी का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? अब व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति तो विनोबा भावे थे, ठीक है ना, विनोबा भावे थे। दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे आप जो देख लीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहर नेहरू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे होंगे, दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वह कपड़ा जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया उसका नाम था खादी। सिंपल है, वो उसका नाम क्या था? खादी। अभी तक जानते हैं कि हमारे जो नेता लोग हैं खादी पहन पहन के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। खैर, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरसाना नमक कारखाने पे छापा मारने के लिए मार्च नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी, क्योंकि गांधी जी तो गिरफ्तार हो चुके थे। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो विद्रोह है इसको सिर्फ पुरुष तक मत रखिए, ये जो विरोध है इसको सिर्फ पुरुष तक मत रखिए, इसे महिलाओं तक फैलाइए, आपके साथ महिलाएं भी साथ में हैं। और गांधी जी इसके लिए राजी भी हो गए थे। अलग अलग जगहों पर महिलाओं ने भी विद्रोह किया था और जहां नमक का बनाने का नहीं था वहां पे क्या बोलते हैं चौकीदारी कर नहीं देने, खास करके बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का एक पूरा का पूरा आंदोलन चलाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, चौकीदारी टैक्स कहाँ नहीं दिया गया था? चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन के विरोध में आंदोलन कहाँ दिया गया था? तो बिहार में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है रे बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी को ब्रिटिश भारत में घूमने, भूमि और उसके लोगों को जानने की सलाह किसने दी थी? बहुत सिंपल है, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी, सॉरी राजनीतिक गुरु भी है। गांधी जी के क्या है बेटा? राजनीतिक गुरु भी है गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा था कि अभी आप भारत जाइए और भारत के किसी भी दल में शामिल मत होइएगा, तब तक शामिल नहीं होइएगा जब तक कि आप भारत को समझ न ले, घूम न ले, लोगों से मिल न ले, उनकी समस्याओं को न जान ले और उनके बारे में बात न कर ले। और गांधी जी वही किए। पहले जब भारत आए तो पूरे भारत में घूमे, उनके लोगों से मिले, अपने लोगों से मिले, सम्मेलनों में गए, अपने भाषण दिए और लोगों से मिलते रहे। और इसी दौरान जब उन्होंने चीजों को अरेंज करना शुरू किया तो INC के नजदीक आना शुरू हुए और फिर INC के लिए गांधी जी सब कुछ हो गए। INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पचकठिया प्रणाली का पालन करते थे, जिसके तहत 1 बीघा में 5 कट्ठा जमीन का खेती करनी होती थी। दरअसल किसकी खेती करना होती थी? नील की। यहाँ पे 5 कट्ठिया नहीं है, ये गलत है, ये 3 कट्ठिया है। 5 कट्ठिया नहीं है बेटा, ये क्या है? 3 कट्ठिया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। 5 कट्ठा नहीं, ये 3 है, 3 कट्ठा है, 3 कट्ठा, ध्यान रखिएगा। 3 कट्ठा 3 कट्ठिया पद्धति है, यानी 3/20 की कहानी चल रही थी। 3 कट्ठिया पद्धति, 5 कट्ठिया नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ने भारत में हस्तशिल्प उद्योगों को कड़ी टक्कर दी थी। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने। क्यों? क्योंकि ये बस सिंपल है कि भारत का जो हस्तशिल्प है वो हाथ से बना है, तो हाथ से बना कपड़ा का फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। हाथ से बना सामान अच्छे नहीं थे और महंगे थे, और महंगे भी थे।
महंगे भी थे। और फैक्ट्री से बनेगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा, तो वो अच्छा भी होगा और सस्ता भी होगा। तो वही इसका आंसर होगा कि मशीनों द्वारा उत्पादित कम लागत और बेहतर गुणवत्ता वाले, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हाथ से जब कोई चीज़ होती है तो उसकी फिनिशिंग उतनी खूबसूरत नहीं होती है मशीन के जैसा। एक दूसरा बात यह है कि वो सस्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने काम किया है, वहाँ मशीन काम किया है, और मशीन जल्दी जल्दी काम करके बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो लागत कम हो जाती है। लेकिन वैसा हाथ वाला आदमी नहीं कर सकता है। तो वहाँ लागत भी कम है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, यहाँ लागत भी ज़्यादा है और प्रोडक्ट भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, इसलिए ये आंसर इसका होगा सी। आगे क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने 1850 में किस अवधारणा को पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। तो 1850 में यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेलवे की एक बात शुरुआत हो गई, और 1853 में पहली रेलवे आप जानते हैं कि चलाया गया, डलहौजी के द्वारा पहली रेलवे चलाया गया, डलहौजी के द्वारा, ठीक है ना, 1853 में। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को तेज कर दिया। किस घटना ने? तो सुएज नहर का खुलना। अच्छा, सुएज नहर का खुलना क्या कहानी है, तो जरा बता देते हैं। सबसे पहले सुएज नहर है कहाँ? तो सुएज नहर मिस्र में है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए इजिप्ट, उनके लिए क्या बेटा? इजिप्ट। सुएज नहर इजिप्ट में है, मिस्र में है। जब तक सुएज नहर नहीं था तब तक आप इजिप्ट में सामान रखते थे, वो लैंड से आता था, फिर इंडियन ओशियन अरबियन सी से भी भारत तक पहुंचता था, या फिर घूम के जाओ, यानी कि स्पेन के रास्ते से जिब्राल्टर होते हुए पूरा ऐसे क्या बोलते हैं अफ्रीका के रास्ते से होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए तब भारत आओ। तो ये जो कहानी था ना वो बहुत महंगा हो जाता था दोनों ही तरीके से, और सुएज नहर बनने के बाद ये जो कहानी है बहुत आसान हो गया, और अंग्रेजों का आना जाना भी बहुत तेज हो गया, इसीलिए ये पॉइंट सुएज नहर का खुलना आंसर हो गया। चलिए, पहली अंग्रेज फैक्ट्री हुगली नदी। अब हुगली नदी की जब बात आ रही है तो कब स्थापित की गई? तो 1651 में। 1651 ये पहली अंग्रेजी फैक्ट्री, मतलब कहाँ? बंगाल का। ध्यान रखिएगा, बंगाल का पहली अंग्रेजी फैक्ट्री है, भारत का नहीं है। भारत का पहली अंग्रेजी फैक्ट्री तो क्या बोलते हैं 1605 में अकबर मरा है, और 1608 में सूरत में, ध्यान रखिएगा जहांगीर के समय में, तो वो पहली अंग्रेज की फैक्ट्री है सूरत में 1608, और उसके बाद 1613 मछलीपट्टनम में, तो वो वहां अंग्रेजों की फैक्ट्री है। लेकिन जब बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की बात आती है तो 1651 की बात यहाँ पे आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहां तक चलाया गया? तो बॉम्बे से थाने तक चलाया गया। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे से थाने तक चलाया गया, और इस समय डलहौजी, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि डलहौजी आपके क्या थे बेटा? गवर्नर जनरल थे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहां स्थापित की गई? तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी आपका सूरत में स्थापित की गई। भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी सूरत में स्थापित की गई। यहाँ पे मुझे कुछ शक लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि 3 ही प्रेसिडेंसी थे, एक थे बंगाल प्रेसिडेंसी, एक थे बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, और एक था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 3 ही प्रेसिडेंसी थी, तो इसका आंसर मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल, मुझे लगता है कि इसका कोलकाता आंसर हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि औपनिवेशिक शासन पहली बार कहां स्थापित किया गया? औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया। कहां किया गया? सबसे पहले बंगाल में औपनिवेशिक शासन को स्थापित किया गया। बंगाल, आप जानते हैं कि बंगाल बुद्धिजीवियों का गढ़ माना जाता है, वर्तमान में भी और पहले भी। रविन्द्रनाथ टैगोर वहीं से थे, बाकी बहुत सारे लोग वहां से थे। मैं एक एक नाम अगर गिनती कराना शुरू करूं तो बहुत सारा नाम हो जाएगा। तो बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, मतलब होशियार आदमी जो है ना, बंगाल की कहानी होशियारों से है। और बंगाल सबसे पहले गुलाम बना था, तो बंगाल सबसे पहले वहां पे क्रांति भी हुई थी, और बंगाली बहुत सालों तक पूरे भारत का सेंटर पॉइंट बना हुआ था हर मामले में, पैसे वैसे के मामले में, क्योंकि सबसे रिच भी बंगाल ही था। वो तो अंग्रेजों ने वहां पहुंच करके पूरे बंगाल को तबाह कर दिया, नहीं तो सबसे रिच बंगाल ही था। सबसे बुद्धिजीवी लोग बंगाल में ही रहते थे। सबसे पहले अगर गुलाम बना तो सबसे पहले क्रांति भी वहीं पे हुई, और जितने भी बड़े नेता उस समय दिखाई पड़ते हैं वो मैक्सिमम बंगाल से ही दिखाई पड़ते हैं। मैक्सिमम, सब नहीं, मैक्सिमम बंगाल से ही दिखाई पड़ते हैं। तो बंगाल बहुत सारी चीजों का सेंटर पॉइंट था, तो बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय के बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश, ये सब शामिल था। ये बात भी आप याद में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। व्हिच ईयर डिड किंग जॉर्ज तृतीय एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन मद्रास? यानी कि सुप्रीम कोर्ट मद्रास में कब स्थापित किया गया था? तो 1800 में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात अगर की जाती है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाती है।
किसकी बात की जाती है बेटा? रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाती है। और ये कहाँ किया जाता है? कलकत्ता में। और इसके चीफ जज कौन थे? इम्पे। कौन थे बेटा? इम्पे। और इसके अन्य जज थे क्या? हाइड, चैम्बर, लिस्टर, ये अन्य जज था। हाइड, चैम्बर, मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूं, हाइड, चैम्बर और लिस्टर ये अन्य जज था। और मुख्य जज था क्या? इम्पे, सर इम्पे, सर एलिजा इम्पे, ध्यान रखिएगा। और जब बात करते हैं हम लोग मद्रास में तो 1800 ईस्वी। चलिए आगे बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द इंग्लिश ओपन देयर फैक्ट्री इन 1611 ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द मसूलीपट्टनम? ये बात अभी हमने तुरंत किया कि 1611, अच्छा 13 मैंने बोल दिया था ना, सॉरी, 1611 में मसूलीपट्टनम में। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? ब्रिटिश भारत की राजधानी थी कहां? कलकत्ता। कहां थी? कलकत्ता। और दिल्ली कब बना? 1911 या 1912 आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला, भारत की पहली कपड़ा मिल गोलेस्टर में डॉडर्स के पास स्थापित की गई थी 1818 में, तो कलकत्ता के पास, सिंपल है। आगे, बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651, बंगाल की किस नदी के तट पे? तो बंगाल किस नदी के तट पे? हो गया, हुगली। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोहन सिंह भाखना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित पहले राष्ट्रपति अब किस दल के थे? तो गदर पार्टी के थे, क्योंकि आप जानते हैं सोहन सिंह भाखना और गदर पार्टी। सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, ये दो नाम है जो गदर पार्टी से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1913 सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल। और गदर पार्टी अपना कुछ विशेष काम कर पाता उससे पहले उसके लोगों को पकड़ करके जेल में रख दिया गया, या फिर उसे उस पूरे पार्टी का जो प्लान था उसको समाप्त कर दिया गया, पार्टी भी समाप्त हो गया क्योंकि वो लीक हो गया था पूरा प्लान। लेकिन गदर पार्टी सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने बहुत बड़ा काम करने की कोशिश किया था और सैन फ्रांसिस्को से पूरी चीजों को चला रहे थे, अमेरिका से पूरी चीजों को चला रहे थे। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन? नौजवान भारत सभा। अब नौजवान भारत सभा आ गया तो एक ही नाम याद आता है, वीर भगत सिंह। नौजवान भारत सभा के नाम से यही किताब आता है। और इनका एक किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक, ध्यान रखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये इनका एक किताब है भगत सिंह का। भगत सिंह, महान भगत सिंह, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? भगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA की बात कर रहा है। जब HRA की बात हो रही है तो 1924, HRA की बात हो रही है कब बेटा? 1924। कहां? HSRA है और HRA है, तो HRA और HSRA, तो HRA और HRA है 1924, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928, 1928। याद रखिएगा। एक की स्थापना होती है फिरोज शाह कोटला में, एक की स्थापना होती है कानपुर में। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड फॉर। राम प्रसाद बिस्मिल को किसके लिए फांसी दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। काकोरी ट्रेन डकैती, आप जानते हैं कि काकोरी में ट्रेन को लूट लिया गया था, 8 डाउन ट्रेन था और उसको काकोरी नामक स्टेशन पर लूटा था। और इसके कुछ लोग इसके बहुत लीडर थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद मुख्य रूप से थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का पूरा लाइन है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय सभा में बम फेंके, वो किसके खिलाफ विरोध कर रहे थे? तो वो विरोध कर रहे थे ट्रेड यानी कि व्यापार विवाद विधेयक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। अब देखो कितना अजीब बात है कि आप पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आ रहे हो विधानसभा में और एक व्यक्ति जाता है और आपके पब्लिक सेफ्टी बिल पर बम मार देता है, और वो धुआं वाली बम थी। अगर वो सच में बम मार देता तो 2-4 निकल जाते वहां पे, तो क्या ही सेफ्टी की बात करो। तो भगत सिंह इस तरह के लोग थे। वो उनको दरअसल क्या था कि उनको गिरफ्तारी के लिए पूरी कहानी चल रही थी कि गिरफ्तार करना है भगत सिंह को, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दिया था 1928 में, और 29 में ये पब्लिक सेफ्टी बिल की बात की गई थी। तो उनका गिरफ्तारी का पूरी कहानी चल रही थी। तो वो सोच रहे थे कि गिरफ्तार होना ऐसे क्यों, थोड़ा भगत सिंह बन के गिरफ्तार होना ना। अब जाए और गिरफ्तार हो गए, पकड़ा गए कहीं घर में, कहीं छुपे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगत सिंह बने, अपना एटीट्यूड है भैया, भगत सिंह बन के गिरफ्तार करेंगे तो बम मार के गिरफ्तार करेंगे, बम मारो और फिर गिरफ्तार करो। तो ये मेरा कहना है, ऐसा किताबों में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मेरा कहना है। चलिए ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ा? अनुशीलन समिति, अब यहाँ पे बात है राजेंद्र लाहिड़ी है, वो अनुशीलन समिति से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन अनुशीलन समिति बहुत बड़ा नाम है, ये क्रांति का बहुत बड़ा नाम है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेंगे, वीडियो लंबा होते चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड? अब अलीपुर बम कांड तो अरविंद घोष। अब अरविंद घोष की बात अगर करते हैं तो आप जानते हैं कि भारत के बहुत बड़े दार्शनिक और औरोबिले आश्रम के संस्थापक
ओरुविले आश्रम के संस्थापक अरबिंदो घोष, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा नाम है भारत के, बहुत बड़े दार्शनिक, लेकिन दार्शनिक होने से पहले ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी। जेल गए, जेल से बाहर आए और सीधे पौंडीचेरी की तरफ चला गए, जहां पे ओरुविले आश्रम की स्थापना किया पौंडीचेरी में जाकर के, और वहां भारत के बहुत बड़े दार्शनिक बने। पौंडीचेरी में आज भी इनके आश्रम को संरक्षित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने मराठी समाचार पत्र केसरी, अब बात आ गया मराठी का तो केसरी का तो बस एक ही नाम ध्यान में आता है, उस समय के बाल गंगाधर तिलक, बड़े लोग हैं, बहुत महान लोग हैं, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा। तो मराठी केसरी में था और मराठा एक था जो इंग्लिश में था, तो ये अलग अलग समाचार पत्र थे। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो गणेश उत्सव, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो शिवाजी उत्सव, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो आर्यन थे वो आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो उनका जेल जाना, पहला ऐसा व्यक्ति है जो अखबारों में कुछ लिख के जेल गए थे, पहला ऐसा व्यक्ति है जो अखबार में आर्टिकल के कारण जेल भेजा गया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनके लिए HRL होम रूल लीग, बाल गंगाधर की बात करें तो उन्हें एसोसिएट एनी बेसेंट की भी बात करनी हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जनरल माइकल डोडार्ड को, अब देखो जनरल माइकल डोडार्ड को गोली मार दिया, वो भी लंदन में जाकर के, उधम सिंह ने गोली मार दिया लंदन में जाकर के माइकल डोडार्ड को, उधम सिंह ने 1940 में, ध्यान रखिएगा। उनको वही माइकल डोडार्ड, उनको लगा कि ये वही माइकल डोडार्ड है जिसने जालियांवाला बाग, हालांकि इसमें उसका योगदान था, जनरल डायर और माइकल डोडार्ड ये दोनों अलग अलग लोग थे, लेकिन जालियांवाला बाग में इनका योगदान था, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जाकर के वहां गोली मार दी क्योंकि परमिशन इसी ने दिया था। एक बात और याद रखिएगा, ये वही उधम सिंह है जिसने कहा था कि एक गरीब भारत माँ का बेटा अपने क्या दे सकता है, तो अपने खून दे सकता है, अपनी बलि दे सकता है अपने भारत माँ के लिए। और इन्होंने वही वो है जिन्होंने कहा था कि अगर 36 करोड़ भारतीयों के दोनों हाथ खड़े हो जाए तो ये देश, ये हाथ 72 करोड़ हो जाएंगे, मतलब कि एक यूनिटी की बात की थी भारत में उस समय। तो ये उधम सिंह बड़े लोग हैं, बड़ी, और फिल्म भी बना है शायद उनके ऊपर में, तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरी बातों को कंफर्म भी कीजिएगा। चलिए, लाल बाल पाल आ गया फिर से एक बार, किन राज्यों से संबंधित थे? लाला लाजपत राय बताइए, पंजाब से संबंधित थे तो पंजाब हो जाएगा आंसर। बाल गंगाधर तिलक कहां से संबंधित थे? तो महाराष्ट्र से संबंधित, तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। और बिपिन चंद्र पाल कहां से? बंगाल से थे, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ये तीनों ही अपने समय के बड़े व्यक्ति थे और बहुत बड़ा नाम है इनका। चलिए, भारत में 19वीं सदी के अंत में प्लेग की रोकथाम की विफलता के कारण पूना के पुलिस आयुक्त रैंड की गोली मारकर हत्या किसने की थी? बहुत बढ़िया, चापेकर बंधु ने। यहां पर सिर्फ एक नाम लिखा है, दामोदर चापेकर। चापेकर बंधु 4 भाई थे, 2 भाइयों ने बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, चापेकर ब्रदर्स ने रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दिया था। चापेकर बंधु ने, जो पूना प्लेग के कमिश्नर थे, रैंड क्योंकि उसने प्लेग के, चूंकि कमिश्नर थे प्लेग के रोकथाम के लिए, लेकिन वो ऐसा कुछ विशेष प्रयास कर नहीं रहे थे, तो इन्होंने गोली मार दी। मार देंगे गोली, हमारा देश का लोग जा रहा है तो तुम भी जाओ, बात खत्म। चलिए आगे, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द किस स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोकप्रिय बनाया? सत्यमेव जयते शब्द, ध्यान रखिएगा, तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अगर मदन मोहन MMM की बात करें, मदन मोहन मालवीय की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के बनारस में हिंदू कॉलेज के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखिएगा। बनारस हिंदू कॉलेज BHU के संस्थापक, कलकत्ता हिंदू कॉलेज नहीं। जब कलकत्ता हिंदू कॉलेज की बात आएगी तो राजा राम मोहन राय की बात आएगी। अभी राजा राम मोहन राय की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किसके? मदन मोहन मालवीय के। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, BHU की बात कर रहे हैं। हु वाज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? अब अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मेरे लिए भी एक नई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि सिविल सेवा की बात अगर करते हैं तो कॉर्नवालिस वगैरह जैसे ना लोगों का नाम याद आता है। निम्नलिखित में से किसने 1914 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल की स्थापना किया? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल, एनी बेसेंट। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो ये आयरलैंड की रहने वाली महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली अंग्रेज महिला थी, जो भारतीय लोगों की सहायता कर रही थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। HRL ने चलाया था इसने, HRL। और
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बड़ा नाम है भारत में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं फिर से किस नेता ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? क्या बात है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। और एक क्वेश्चन है, भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के मार्टिन लूथर के रूप में दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। दयानंद सरस्वती यही लोग हैं जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती वही लोग हैं जिन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराया था। दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती है। वेदों की ओर लौटने की बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, शायद सत्यार्थ प्रकाश किताब की बात करते हैं, तो दयानंद सरस्वती बहुत बड़े व्यक्ति हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट फिर से मॉडर्न इंडिया का वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का वीडियो थोड़ा लंबा है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।